नाजरीन, ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि जनूबी एशिया में लद्दाख नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता माह से जारी जो कशीदगी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लद्दाख में होने वाली झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद 2 रोज़ बाद चीन और भारत के वज़राए ख़ारजा के माबैन फ़ोन पर तो राब्ता हुआ है और दोनों वज़राए ख़ारजा ने सरहद पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा 2 तरफ़ा मुआहदों की पासदारी पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया। लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये फॉर्मल कॉल के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि चीनी फौज ने वादी गुलवान में दराए कराकोरम के करीब नई पोजीशन संभाल ली है जो स्ट्रैटेजिक लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन को मिलिट्री सप्लाई की वजह से भी इस इलाके की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। वादी गुलवान में भारतीय फौज से झड़प के बाद चीनी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि चीन वादी गुलवान पर अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखेगा, जबकि चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि लद्दाख की वादी गुलवान हमेशा से चीन का हिस्सा रही है, भारत लाइन क्रॉस न करे। जबकि चीनी वजीर खारजा ने भारत से वादी गुलवान के वाकयात के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया और ये कहा है कि भारत सरहद पर तैनात फौजियों को काबू में रखे। दूसरी तरफ चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर मोदी हुकूमत को अपोजिशन और अवाम की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। चीन भारत कशीदगी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ के बाद रद्द-ए-अमल दिया और कौम से खिताब में कहा कि भारत अमन चाहता है लेकिन उकसाने पर जवाब देने की अहलियत भी रखता है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को पुरअमन तरीके से मामले को हल करने का कहा है, लेकिन ये मामला जल्द हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने वक्त दिया। जल साहब, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत अपने पड़ोसियों से लड़ रहा है। भारत का कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे भारत की कशीदगी ना चल रही हो। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ कशीदगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 1975 के बाद आप देखिए सरहद पर जो है ना वो हलाकतें हुई हैं। बात यह है कि भारत की मुआशी और जंगी ताकत चीन से कई गुना जो है ना वो कम है। भारतीय मईशत को देखें तो यह है 2700 अरब डॉलर्स की इनकी भारतीय मईशत है। चाइना को देखें तो चीनी मईशत उसे 13,600 अरब डॉलर्स की है, कई गुना ज़्यादा। फिर अगर दिफा पे आ जाए तो भारत दिफा पर 71 अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन चीन की बात करें तो भारत से 4 गुना ज़्यादा यानी 261 अरब डॉलर दिफा पर चाइना खर्च करता है, 4 गुना ज़्यादा। मईशत में और अपने जंगी ताकत में कम होने के बावजूद आप क्या समझते हैं भारत इन मामलात को इस नहज पर क्यों लेके जाना चाह रहा है? इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? देखिए, भारत को एक जो मेगलोमेनिया है, एक तो वो उसको मरवा रहा है और दूसरा इनके जो जहन में ये था कि चूंकि अखंड भारत बनाना है और अखंड भारत में जो सीपैक है वो बड़ी रुकावट बन रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के बाद 5 अगस्त किया था। और ये 5 अगस्त से पहले उन्होंने, जब आपने ये रेफरेंस दिया तो उसमें ये दौलत बेग ओल्डी की जो जगह है जहाँ तक ये सड़क बनाई है लेह से, इन्होंने वो एक एयरपोर्ट बड़ा उन्होंने तामीर किया, फिर वहाँ पे उन्होंने कैट बढ़ा दिया, फिर वहाँ पे जो रिपोर्ट्स थी कि टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से अक्साई चिन जो पहले भी एक झड़प का एक वजह रही है वहाँ पे भारत और चीन के दरमियान, वो और इससे ज़्यादा अहम ये है कि KKH पास जो इससे इस कैंट से तकरीबन कुछ दूर नॉर्थ में वाक़या है और सीपैक वहाँ से शुरू होता है। वन बेल्ट वन रोड का जो कलीदी एक हिस्सा है वो वहाँ से थ्रेटन हो रहा है। और साथ ही अगर देखिए तो लद्दाख की जो तारीख़ हैसियत है तिब्बत के साथ, वो भी मुतासर हो रही है। इसलिए चीन का ये चीज़ें ना एक्सेप्ट करना तो बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आता है और भारत का जो पागलपन है वो उसको यहाँ तक तो ले आया है। अब भारत के पास कैश 22 में फंसा हुआ है, ना तो वो पीछे हट सकता है आगे जाने की, जिस तरह आपने कहा कि चीन से मुकाबला करने इसमें सख्त नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एक और बड़ी अहम चीज इसमें यह है कि भारत ने अपनी 90% से ज्यादा एयरफोर्स और जो लैंड फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ़िगर की हुई हैं। उसका इक्विपमेंट देख लीजिए, उनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, उनके डॉक्टर देख लीजिए, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ गियर्ड हैं। और बाकी जो उनकी माउंटेन ट्रुप्स हैं उसमें काफी सारी हमारे जो बहादुर कश्मीरी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं,
उन्होंने वहां पे लॉकडाउन कर रखी है। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, पिछले दिनों वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते रहे, इन खदशात का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे कि भारत अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए, कश्मीर में जो वो कर रहा है उस सूरत हाल को छुपाने के लिए और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना ये कर सकता है। अब जबकि चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि ये ख़तरात अपनी जगह मौजूद हैं, जिन ख़तरात का, खदशात का इजहार वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने किया है? जी, मैं ये समझता हूँ खदशात बढ़ गए हैं। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर 2 दफा ISI हेडक्वार्टर तशरीफ ले गए हैं और परसों जो हमारी जो आर्मी की सीनियर कमांड थी वो सारी की सारी ISI हेडक्वार्टर में मौजूद थी और ये पहली दफा हुआ है किस तरह हमारी सारी कमांड वहां गई है। आमतौर पर तो जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में होती हैं सारे चीफ्स की, लेकिन वहां गए हैं, जाके ब्रीफिंग हुई है, फिर कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। तो खतरात बढ़ गए हैं क्योंकि भारत का पागलपन, जो जंगी जुनून है और ये जो बरहमन ज़ायनिज़्म है, जिनका ख्याल ये है कि दुनिया में सिवाय उनके किसी और को रहने का हक हासिल नहीं है और ये बरसगीर ना सिर्फ बरसगीर उनका है बल्कि वो तो अपनी जो सरहदें हैं वो इंडोनेशिया और उससे आगे तक गिनते हैं वो इसकी। इसलिए भारत का पागलपन, भारत ने बेदरेग दिफा पे खर्च किया और किस तरीके से अभी भारत को हर जगह से हजीमत उठानी पड़ रही है, इसलिए गुज़श्ता 10 माह 12 माह से वो निहत्ते कश्मीरियों को कंट्रोल नहीं कर सके, लॉकडाउन वहां से उठा नहीं सकते। तो अब उनका अगर ख्याल ये था कि ये चीन भी चुप करके बैठ जाएगा और पाकिस्तान भी चुप करके बैठ जाएगा तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये पागलपन भारत छोड़ेगा नहीं, खतरात बढ़ गए हैं। मुझे यकीन है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे अवाम हैं, उनको समझते भी हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्ज़ियाकार मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। नाज़रीन, मुल्क में पानी की किल्लत जो है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 85% जो लोग हैं ये साफ पीने का जो पानी है इसी से महरूम है। कराची में पानी की किल्लत का मामला तो एक अरसे से ज़बान ज़द-ए-आम है। कराची अब गुज़श्ता एक अरसे से टैंकर माफिया के निर्गे में है और कराची के अवाम जो है महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर है। लेकिन शहर इक़्तिदार में भी पानी की किल्लत का जो मसला है ये संगीन होता जा रहा है और यहाँ के अवाम भी महंगे पानी के टैंकर जो है ना वो ख़रीदने पर मजबूर हो गए। इससे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के विजन का फुकदान कहें, नाअहली कहें या सुस्ती कहें या कोई और वजह हो, हक़ाइक़ ये है कि इस्लामाबाद में पानी की तलब जो है ये 220 MGD है, जिसमें से सिर्फ 102 MGD पानी ही इस्लामाबाद के शहरियों को मिलता है। जबकि गुज़श्ता 4 सालों को अगर हम देखें तो ये मज़ीद इसकी जो कमी है वो हो गई है और 69.35 MGD पानी जो है ना ये सिर्फ रह गया, क्योंकि इस्लामाबाद को पानी फराहम करने वाले अहम ज़राओं से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुकम्मल पानी हासिल नहीं किया जा रहा और इस्लामाबाद के शहरियों को 150.65 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जो कि यकीनन काफ़ी संगीन और अलार्मिंग सूरत हाल है। पानी की किल्लत तो एक तरफ, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद जो ख़राब ट्यूबवेल्स हैं उनको भी ठीक करवाने में जो है ना वो दिलचस्पी जो है ना वो अपनी नहीं दिखा रही है। शहर इक़्तिदार की दही आबादी एक तरफ, इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में मौजूद आला सरकारी अफसरान के हॉस्टल्स में भी पानी जो है वो अब नायाब हो चुका है, जिसकी अहम वजह बताई जा रही है ट्यूबवेल की ख़राबी और बार बार शिकायत के बावजूद ना तो ट्यूबवेल को ठीक किया जा रहा और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। सरकारी अफसरान बाल्टियाँ उठाकर मस्जिद से पानी जो है ना वो भरने पर मजबूर है, जबकि कोरोना की वबा ने इस मुश्किल को जो है ना वो मज़ीद इसमें इजाफा कर दिया। सवाल यह है कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में पानी की कमी का ज़िम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से पानी की किल्लत के लिए बर वक्त इक़दामात क्यों नहीं उठाए गए? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ साहब मेरे साथ हैं और चेयरमैन CDA अमीर अली अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेख अंसर अजीज़ साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि जो कुछ सरकारी अफसरान से मेरी बात हुई
उन्होंने यही शिकायत की कि हमने बार बार शिकायत की कि हमारे जो हॉस्टल का जो ट्यूबवेल है जहाँ से पानी आता है उसको ठीक करवा दे। वो अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। कहते जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं जो मेयर साहब हैं वो फंड्स ही रिलीज़ नहीं करते तो हम ठीक कैसे करवाएं।